डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 1। मुझे इस बहन जी से शादी नहीं करनी। माथुर निवास फूलों से सजा हुआ था और उसी घर में एक मंडप लगा था जिसमें अभी एक लड़का बहुत ही सुंदर सी शेरवानी पहने बैठा था, पर उसका चेहरा सेहरे की वजह से ढका हुआ था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ये लड़का कोई और नहीं, अग्निवंशी खानदान का बड़ा बेटा श्रेष्ठ अग्निवंशी ही था, जिसकी आज शादी हो रही थी क्योंकि उसे इस शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था। तभी पंडित जी वहां खड़े देव माथुर से बोले, शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, आप कन्या को लेकर आइए। पंडित जी की बात सुनते ही देव जी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, सीमा, नित्या को लेकर आओ। सीमा जी ने अपनी गर्दन हिलाई और ऊपर चली गई। कुछ ही देर में सीमा जी नित्या को लेकर मंडप में आई, जिसने घूंघट ओढ़ रखा था। पंडित जी के कहने पर सीमा जी ने नित्या को श्रेष्ठ के पास बिठा दिया। वैसे नित्या मंडप में बैठी तो थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फ्लैशबैक। शादी से 2 घंटे पहले नीरव माथुर निवास आया और उसके पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी आए। नीरव को वहां देखकर देव जी उसके पास आए और उन्होंने नीरव से पूछा, अरे नीरव बेटा, आप यहाँ? इस पर नीरव अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उनसे बोला, अंकल, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सीमा जी देव जी की तरफ देखने के बाद नीरव से बोली, हाँ बेटा, बोलिए। तभी नीरव ने एक नज़र अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और फिर सीमा जी से बोला, आंटी, आप पहले नित्या को बुलाइए। नीरव की बात सुनकर देव जी ने थोड़ा डरते हुए नीरव से पूछा, नित्या को उसने कुछ किया है क्या बेटा? इस पर नीरव अपना सिर ना में हिलाते हुए उनसे बोला, नहीं अंकल, पहले आप उसे तो बुलाइए। देव जी अपनी बीबी की तरफ देखते हुए उनसे बोले, सीमा, जाओ और उसे बुलाकर लेकर आओ। सीमा जी नित्या के रूम में आई, जहां नित्या चुपचाप बैठी हुई थी। नित्या के रूम में आते ही सीमा जी ने दरवाजा बंद किया और नित्या की तरफ आकर उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, अब क्या किया है तूने, जो नीरव अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया है? मैंने और तेरे पापा ने तुझे पहले ही ये समझाया था ना कि कुछ भी करके उसे अपने हाथ से मत जाने देना, तो फिर तूने क्या किया? नित्या अपनी माँ की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता कि नीरव यहाँ क्यों आए हैं, मेरा यकीन करिए। इस पर सीमा जी नित्या को घूरते हुए बोली, देख लड़की, मैं एक बात तुझे साफ साफ बता रही हूँ कि अगर तेरी शादी अग्निवंशी खानदान के बेटे से नहीं हुई तो हम देव और सीमा तुझे किसी अमीर बूढ़े को करोड़ों में बेच देंगे। सीमा जी की ये बात सुनते ही नित्या की आंखें बाहर ही आ गई और उसे उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उससे ये सब बोल रही थी। नित्या अपनी आंसू भरी आंखों से सीमा जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अचानक से दरवाजा खुला और देव जी अंदर आए। वो दरवाजा बंद करते हुए नित्या से बोले, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि हमें पैसों से मतलब है, तुझसे नहीं। वैसे भी तेरे लिए कोई भी हमें अच्छे खासे पैसे दे देगा। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया तो उसका पैसा भी हमें तुझसे ही वसूलना होगा ना। अभी चल, और खबरदार अगर वहां अपने मुंह से कुछ भी निकाला तो तेरी खाल खींच दूंगा मैं, चल। नित्या को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स कितने कमीने और शैतान हैं। वो तीनों वहां आए और देव जी नीरव के आगे नित्या को खड़ा करते हुए बोले, ये रही आपकी नित्या। नीरव बेटा, अभी बोलिए, आपको इससे क्या बात करनी थी? वो सब अभी एक रूम में खड़े थे, जिसका दरवाजा भी नीरव ने बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर वाला उनकी बात ना सुन पाए। नीरव की इस हरकत से माथुर फैमिली के अलावा नीरव के पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे थे। नीरव नित्या के पास आते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, नित्या, मैं जानता हूँ कि ये सुनने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
नीरव की ये बात तो उन सभी के लिए जैसे बिजली का झटका थी, जिसके बाद सब एक गहरे सदमे में जा चुके थे। तभी दक्ष जी, नीरव के डैड, अपने होश में आते हुए अपने बेटे से बोले, तुम अपने होश में तो हो नीरव? तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? इस पर नीरव अपना सिर हिलाते हुए अपने डैड से बोला, मैं अपने पूरे होश में हूँ डैड, और मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं नित्या से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस बहन जी से शादी करनी ही नहीं है। नीरव की ये बात सुनकर जहाँ नित्या की आंखों में फिर से पानी भर आया था, वहीं दक्ष जी उनकी वाइफ के साथ नीरव को ही घूर रहे थे। देव जी और सीमा जी नित्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी अनिका जी, नीरव की मॉम, नीरव पर चिल्लाते हुए बोली, नीरव, अपनी जुबान संभाल कर बात करो और ये मत भूलो कि तुम एक लड़की के बारे में ये सब बोल रहे हो। अनिका जी की बात सुनकर नीरव नित्या को ऊपर से नीचे तक देखकर बेशर्मों की तरह अपना मुंह बनाते हुए अनिका जी से बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मॉम। लुक एट हर, और किस एंगल से ये लड़की आपको मेरी बीबी बनने के लिए परफेक्ट लग रही है। ना कोई क्लास है और ना ही कोई स्टेटस, मिडिल क्लास। अचानक से दक्ष जी अपने बेटे पर चीखते हुए अपनी ऊंची आवाज में बोले, इनफ इज इनफ नीरव। अगर तुझे इससे शादी करनी ही नहीं थी तो तूने हमें ये क्यों कहा था कि तू नित्या से शादी करना चाहता है और हम नित्या के पेरेंट्स से तेरे और नित्या की शादी के लिए बात करें। इस पर नीरव अपनी आंखों को घुमाकर अपनी अकल के साथ बोला, आई एम सॉरी डैड, वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे शर्त लगाई थी और जैसा आप जानते हैं कि मैं कोई भी शर्त नहीं हारता। नित्या ने तब से लेकर अब तक सब कुछ चुपचाप सुना, पर अभी उसने अपना मुंह खोलते हुए नीरव से पूछा, शर्त? नित्या का सवाल सुनकर नीरव नित्या को अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, हाँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज ही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुमसे शादी कर लूंगा? ये सब सोचने से पहले एक बार खुद को मिरर में देखा होता कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। जहाँ एक तरफ नित्या का दिल टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ देव जी और सीमा जी के हाथ से इतना बड़ा मौका छूट रहा था। ऐसा नहीं था कि नित्या नीरव से प्यार करती थी, नीरव ने ही डायरेक्टली देव जी और सीमा जी से नित्या का हाथ मांगा, वो भी अपने पेरेंट्स को आगे करके। वही जब उन दोनों लालची और मक्कार पति पत्नी को अग्निवंशी खानदान नाम की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली, वो झट से मान गए। नित्या को अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, वो सिर्फ 19 की थी और उसे आगे और पढ़ना था, पर उसके लालची पेरेंट्स ने उसे मजबूर किया और वो बेमन शादी के लिए मान चुकी थी, वरना खुद उसे नीरव में या उसके अग्निवंशी खानदान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नित्या को अपनी इंसल्ट सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो करती भी क्या? अगर वो कुछ भी बोलती या करती तो उसके माँ बाप उसे इसकी और कड़ी सजा देते, और नित्या अभी खुद इस हालत में नहीं थी कि वो और तकलीफ सह पाए, इसीलिए वो अपनी इंसल्ट चुपचाप सह रही थी। वही नीरव की बात सुनने के बाद देव जी अपने माथे को रब करते हुए अपने मन में सोचने लगे, नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और ये लड़की फिर से हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। मुझे कुछ भी करके ये शादी टूटने से रोकनी होगी। चल बेटा देव, कर अपना ड्रामा शुरू। देव जी उन लोगों के सामने अपने नकली आंसू बहाते हुए नीरव से बोले, प्लीज ऐसा मत बोलिए नीरव। अगर आपने शादी से पहले मेरी बेटी को ठुकरा दिया तो इस बेचारी से कौन शादी करेगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा और फिर मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचेगा। नित्या को तो देव जी की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना है और पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकता है। जब अनिका जी और दक्ष जी ने देव की बात सुनी, उनके होश उड़ गए और दक्ष जी देव जी के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा देव जी, आप चिंता मत करिए। नित्या की शादी होगी और उसी मुहूर्त, उसी मंडप में होगी। दक्ष जी की बात सुनकर अभी उन सबके साथ नित्या भी अपनी सवालिया नजरों से दक्ष जी की तरफ देखने लगी। वही अनिका जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, पर कैसे दक्ष? आपने सुना नहीं कि इस लड़के ने क्या कहा, और आप खुद भी ये जानते हैं कि ये कितना जिद्दी है, ऐसे में कौन करेगा इस बच्ची से शादी? तभी दक्ष जी नित्या की तरफ आए और प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए उन सबसे बोले, श्रेष्ठ। दक्ष जी के मुंह से उनके बड़े बेटे श्रेष्ठ का नाम सुनते ही जहां नीरव और अनिका जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया, वहीं देव जी और सीमा जी की आंखों में पैसों की चमक दिखने लगी और उसके साथ उनके मुंह से अभी इनविजिबल लार भी टपकने लगी थी, क्योंकि वो तो थे ही पैसों के भूखे, और दक्ष जी ने श्रेष्ठ का नाम लेकर उन भूखे कुत्तों के आगे जैसे सोने की हड्डी ही डाल दी थी। नित्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। उसे यहाँ कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी और उसके पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
जब नीरव ने दक्ष जी की बात सुनी, वो खुद सदमे में चला गया और फिर अपने डैड की तरफ देखते हुए उनसे बोला, व्हाट भाई? डैड आप पागल हो गए हैं क्या? आप भाई को इस गंवार लड़की के साथ बांध देंगे क्यों? इस पर दक्ष जी नीरव को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए अपनी रुड आवाज में बोले, तुम्हें तो इससे शादी नहीं करनी, तो तुम क्यों अभी बीच में बोल रहे हो? वैसे भी तुम्हारे इस एक फैसले की हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जानते हो तुम? शादी के कार्ड्स बच चुके हैं और सभी को पता है कि तुम्हारी शादी नित्या से होने वाली है और ऐसे में तुम्हारी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अग्निवंशी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, पूरी दुनिया के आगे हम मजाक बनकर रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं ये होने नहीं दे सकता। तुम्हारी एक गलती की सजा ना ही हम भुगतेंगे और ना ही इस बच्ची को भुगतने देंगे। अभी नीरव भी गुस्से में पागल हो चुका था और वो उसी गुस्से में अपने डैड से बोला, तो आप भाई की शादी इससे करवा देंगे? क्या भाई इस शादी के लिए रेडी होंगे? अरे ये लड़की उनके आगे एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगी। आप क्यों बेचारी को जंगली शेर की गुफा में धकेल रहे हो डैड? ये भाई का गुस्सा सहना तो दूर, उनके आगे खड़ी रहकर उनकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। रहने दीजिए और छोड़ दीजिए इसे इसकी हालत पर। दक्ष जी नीरव की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए देव जी से बोले, आप सिर्फ बारात का स्वागत करने की तैयारी करिए देव जी, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। अभी हम चलते हैं क्योंकि अगले 1 घंटे में हमें फिर से यहाँ आना है, हमारे बड़े बेटे के साथ। इसी के साथ दक्ष जी और अनिका जी वहां से चले गए और नीरव नित्या को अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरे भाई से शादी करोगी? मैं भी देखता हूं कि वो कैसे तुमसे शादी करने के लिए तैयार होते हैं। तुम अग्निवंशी खानदान की नौकर बनने के लायक भी नहीं हो तो उसकी बड़ी बहू बनना बहुत दूर की बात है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अपने मुंह से जहर उगलने के बाद नीरव वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही देव जी नित्या को घूरते हुए बोले, इतने अच्छे लड़के ने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी तेरे मुंह पर, कुछ तो शर्म कर। वैसे अगर उन्होंने मना किया होगा तो इसका मतलब है कि तूने ही कुछ ना कुछ किया है। देव जी नित्या के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोले, बोल क्या किया तूने? इस पर नित्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, माँ मैंने कुछ नहीं किया पापा, मेरा यकीन करिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। नित्या को देखकर देव जी गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। इसी के साथ देव जी ने उनका चाबुक उठाया और इससे पहले वो नित्या को मारते, सीमा जी उन्हें रोकते हुए बोली, रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी 1 घंटे में इसकी शादी है और ऐसे में हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। भले ही नीरव ने इससे शादी करने से मना कर दिया, पर दक्ष जी ने कहा कि उनका बड़ा बेटा इससे शादी करेगा। अगर उसने इससे शादी कर ली तो ये अग्निवंशी खानदान की बड़ी बहू बन जाएगी और फिर सोचिए कितना पैसा मिलेगा हमें। वो नीरव तो फिर भी कॉलेज स्टूडेंट है, पर उनका बड़ा बेटा उनका पूरा बिजनेस चलाता है तो ये मालकिन बन जाएगी और इससे साथ हम भी पैसों में खेलेंगे। शायद सीमा जी की इस बात से देव जी के खाली दिमाग की बत्ती जल गई थी और वो वहीं रुक गए, जिसे देखकर नित्या की जान में जान आई। सीमा जी नित्या को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए बोली, जा और जाकर तैयार हो जा। CH2 शादी एंड होली मोली, ये क्या है? इस वक्त नित्या श्रेष्ठ के पास बैठी हुई थी और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। नित्या ने एक भी बार श्रेष्ठ की तरफ नहीं देखा था और ना ही श्रेष्ठ ने नित्या को देखा था। इस वक्त नित्या के मन में लाखों सवाल उमड़ रहे थे, जिसके जवाब खुद उसे भी पता नहीं थे। अचानक से नित्या के दिमाग में कुछ आया और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचने लगी, जैसा मैंने अपनी नॉवेल्स बुक में पढ़ा था कि फोर्स मैरिज में हमेशा हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, तो शायद मेरा हस्बैंड भी मुझे टॉर्चर करेगा, मारेगा पिटेगा। जब मेरे माँ बाप को ही मेरी कोई चिंता नहीं है तो मैं इनसे क्या ही उम्मीद लगाऊं। उसके आगे हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, तभी नित्या उस अग्नि की तरफ देखते हुए ही अपने मन में बोली, अभी इस अग्नि की तरह मैं भी जल रही हूँ और ये शादी होते ही मैं खुद भी पूरी तरह से मिट जाऊंगी। ये एक मजबूरी की शादी है और मुझे पता है कि इन्हें श्रेष्ठ भी फोर्स किया है और इनके पास भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा और यही वजह है कि ये अभी यहाँ इस मंडप में बैठे हुए हैं, अपने छोटे भाई की जगह पर। अचानक से नित्या के दिमाग में कुछ आया और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचने लगी, जैसा मैंने अपनी नॉवेल्स बुक में पढ़ा था कि फोर्स मैरिज में हमेशा हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, तो शायद मेरा हस्बैंड भी मुझे टॉर्चर करेगा, मारेगा पिटेगा। जब मेरे माँ बाप को ही मेरी कोई चिंता नहीं है तो मैं इनसे क्या ही उम्मीद लगाऊं।
इसी के साथ उसकी आंखों से कुछ आंसू बहकर उसकी एक हथेली पर पड़े, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया और अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने मन में बोली, मैं शायद कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ना मुझे शादी से पहले प्यार मिला और ना ही शादी के बाद मिलेगा। माई लाइफ इज टोटली वेस्ट एंड लिवलेस। पिटी यू नित्या। जहां नित्या ये सब कुछ सोच ही रही थी, वही श्रेष्ठ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। श्रेष्ठ भी उस अग्नि की तरफ देखते हुए ये सोच रहा था कि एक ही झटके में उसकी किस्मत ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला था। फ्लैशबैक। इस वक्त श्रेष्ठ ऑफिस में उसका काम कर रहा था कि तभी उसे दक्ष जी का फोन आया, जिसे उठाते हुए श्रेष्ठ अपनी प्लेन आवाज में बोला, ये इज डेड। आगे से दक्ष जी अपनी घबराई हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोले, श्रेष्ठ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो अभी के अभी घर वापस आओ। दक्ष जी की ऐसी आवाज सुनकर श्रेष्ठ ने अपनी किंग साइड चेयर पर से उठते हुए उनसे पूछा, एनीथिंग सीरियस डैड? आगे से उसे दक्ष जी की चिंता भरी आवाज आई, येस प्लीज कम सून माय सन। श्रेष्ठ उसकी चेयर पर रखे हुए उसके ब्लेजर को उठाकर अपने लंबे लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दक्ष जी से बोला, ओह ओके, आई एम कमिंग। इसी के साथ श्रेष्ठ ऑफिस से बाहर आया, जहां उसका ड्राइवर उसके गार्ड्स के साथ उसका ही वेट कर रहा था। श्रेष्ठ के बाहर आते ही एक गार्ड ने उसके लिए गाड़ी का बैक डोर खोला और वो अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए किसी राजा की तरह गाड़ी में पीछे बैठ गया। यूनिवर्स अग्निवंशी मेंशन। श्रेष्ठ अपने तेज कदमों से अंदर आया और उसने देखा कि अभी उसके पेरेंट्स और भाई उसका ही इंतजार कर रहे थे। पूरा घर सजा हुआ था और घर में बहुत सारे गेस्ट भी थे, जिससे घर में चहल पहल बनी हुई थी। श्रेष्ठ को अंदर आते हुए देखकर एक लड़की श्रेष्ठ की तरफ भागी और उसे गले लगने के लिए बस आगे ही बढ़ रही थी कि तभी श्रेष्ठ उसे अपनी सर्द नजरों से देखकर उस पर भड़का, स्टे अवे फ्रॉम मी तारिका, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ गेस्ट हो। श्रेष्ठ की इतनी भयानक आवाज सुनकर वो वहां से डर के मारे भाग गई और श्रेष्ठ उन तीनों की तरफ आते हुए दक्ष जी से बोला, हाँ डैड, बोलिए क्या बात है जो आपने मुझे इतने अर्जेंटली यहाँ बुलाया। इस पर अनिका जी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम की तरफ लेकर जाते हुए बोली, वहां सबके सामने नहीं श्रेष्ठ। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर, जो हम दूसरों के सामने नहीं कह सकते। अनिका जी और श्रेष्ठ के पीछे पीछे दक्ष जी और नीरव भी उस रूम में आए और दक्ष जी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। श्रेष्ठ अभी उसके पेरेंट्स के चेहरे पर टेंशन साफ साफ देख पा रहा था और नीरव भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उनके हाव भाव देखते हुए श्रेष्ठ ने अपनी सर्द आवाज में उनसे पूछा, हम अभी बताइए मुझे कि क्या बात है और आप लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं। श्रेष्ठ का सवाल सुनकर दक्ष जी अपने बड़े बेटे के आगे अपनी हिम्मत जुटाते हुए बोले, श्रेष्ठ, बात दरअसल ये है। दक्ष जी ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर श्रेष्ठ पहले शॉक हुआ और नीरव को अपनी मर्डरियस नजरों से घूरने लगा। श्रेष्ठ बिना बात को और ज्यादा खिंचते हुए दक्ष जी से बोला, आप क्या चाहते हैं कि मैं नीरव की जगह पर उस मंडप में बैठूं और उस लड़की से शादी करूं? इट्स इम्पॉसिबल डैड। अपने भाई की बात को सपोर्ट करते हुए नीरव श्रेष्ठ से बोला, मैंने भी तब से इनसे यही कहा था भाई, पर ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अचानक से श्रेष्ठ ने नीरव के जबड़े पर अपना एक तगड़ा पंच दिया, जिसकी वजह से नीरव का जबड़ा पूरा का पूरा टेढ़ा ही हो गया था, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। अब श्रेष्ठ अपने नाम की तरह हर काम में श्रेष्ठ था और बॉक्सिंग में तो उसे कोई हरा भी नहीं पाता था, गोल्ड मेडलिस्ट था वो। उसका एक पंच ही किसी भारी हथौड़े के वार से कम नहीं था, जो लोगों को दिन में चांद और तारे दिखाने के लिए काफी होता था। अभी नीरव को उसके बड़े भाई से पंच पड़ा, जिस वजह से नीरव अपना जबड़ा पकड़ते हुए अपनी डरी हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोला, भाई आप मुझे मार क्यों रहे हो? इस पर श्रेष्ठ नीरव को अपना और एक पंच खिलाकर अपनी बेहद ही गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, तू क्या चाहता है कि तूने ये जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं तेरी आरती उतारूं, तेरी तारीफ करूं? एक स्टूपिड सी शर्त के लिए ये सब प्लान बनाया तूने? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? नीरव अपने भाई के सामने अपनी नजरों को झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी भाई, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता और मैं तो कहता हूं कि आप भी मत करो। उसकी बात सुनकर दक्ष जी नीरव पर भड़कते हुए बोले, तुमने जो किया वो क्या कम था, जो अब इसे भी भड़का रहे हो? दक्ष जी श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए अपनी बेबसी भरी आवाज में बोले, श्रेष्ठ, तुम भी जानते हो ना कि अग्निवंशी का नाम, उनकी पहचान बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और अगर अभी ये शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत के साथ साथ हमारी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाएगी बेटा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। अचानक से दक्ष जी ने अपने बड़े बेटे के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े, जिसे देखते हुए वो दोनों भाई चौंक गए और अनिका जी अपने पति को अपनी नम आंखों से देखने लगी।
दक्ष जी अपनी नमी भरी आंखों से श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ श्रेष्ठ, प्लीज नित्या से शादी कर लो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। दक्ष जी की ये बात सुनकर अनिका जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो दक्ष जी के पास आते हुए बोली, दक्ष ये आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इस पर दक्ष जी अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी बीबी की तरफ देखते हुए बोले, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ अनिका। शादी के कार्ड्स हमारे रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे क्लाइंट्स तक भी पहुंचे हैं और ऐसे में अभी अगर ये शादी कैंसिल हुई तो उसकी वजह चाहे जो भी हो, पर नाम हमारा ही खराब होगा और सब लोग हम पर ही हंसेंगे। मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख पाऊंगा। श्रेष्ठ दक्ष जी की आंखों से निकले हुए कुछ आंसुओं को पोंछते हुए बोला, आप चिंता मत करिए डैड, मैं करूंगा नित्या से शादी। श्रेष्ठ की बात सुनकर जहां दक्ष जी अपने बेटे को अपने सीने से लगाते हुए थैंक यू बोले, वही अनिका जी के भी होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। जहां दक्ष जी और अनिका जी श्रेष्ठ के इस फैसले से खुश थे, वही नीरव के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था और वो अपना मुंह खोलकर अपने भाई को ही देख रहा था। नीरव श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, भाई आप पागल हो क्या, जो उस बहन जी से शादी करने के लिए रेडी हो। इस पर श्रेष्ठ अपने जल्लादों वाले रूप में आकर उस पर अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, अगर एक शब्द भी तूने अपने मुंह से निकाला तो मैं इसी वक्त तेरी जान ले लूंगा। वैसे भी तूने तो मना कर दिया और अब मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्या नहीं, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात तू बिल्कुल भी मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मुझे ये बेकार का ज्ञान मत ही दे। मैं करूंगा उससे शादी, अगर तू रोक सकता है तो रोक लेना। इसी के साथ श्रेष्ठ उस रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए मन में बोला, आई विल मेक यू फील रिग्रेट माई बेबी ब्रदर। मैं तेरी ही आंखों के सामने वो सब करूंगा जिससे तुझे तेरे इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा और तू खुद को ब्लेम करता रहेगा, जलता रहेगा, पर कोई फायदा नहीं होगा। नाउ इट्स माई टाइम। फ्लैशबैक एंड। कोई भी ये नहीं जानता था कि सेहरे के पीछे कौन है, पर नित्या को पता था कि ये नीरव नहीं श्रेष्ठ हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में गुम थे, पर पंडित जी उनसे जो करने के लिए कह रहे थे वो दोनों चुपचाप कर रहे थे। कुछ ही देर में उनकी शादी भी हो गई और कुछ पलों बाद वो वक्त भी आया जब नित्या को इस घर से उसके पति के घर जाना था। वैसे नित्या को बाकी लड़कियों की तरह उसकी विदाई पर रोना नहीं आ रहा था, उल्टा वो खुश थी कि उसे इस नर्क से छुटकारा मिल रहा था। खुश होने के साथ साथ उसके मन में एक खटास भी थी कि उसे उसके पति का प्यार भी नसीब नहीं होगा। और इसी के साथ अपने दुखी मन से वो गाड़ी में बैठी। नित्या के बाद श्रेष्ठ भी उसके बगल में आकर बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के चालू होते ही श्रेष्ठ ने उस गाड़ी में मौजूद पार्टीशन ऑन किया, जिस वजह से अभी ड्राइवर को पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। नित्या का ध्यान अभी भी नीचे उसके हाथों की तरफ था जो अभी काम रहे थे। श्रेष्ठ का ऑरा ही इतना सर्द और पावरफुल था कि नित्या को काफी डर लग रहा था। तभी उसे उसके कांपते हुए हाथों पर श्रेष्ठ के गर्म हाथ महसूस हुए और श्रेष्ठ के उसके हाथों को छूते ही नित्या की सांसें उसके गले में अटक सी गई। नित्या अपने सदमे में ही थी कि तभी उसे उसके कानों में श्रेष्ठ की गहरी आवाज सुनाई दी, लुक एट मी शुगर। श्रेष्ठ नित्या के इतने करीब था कि उसके होंठ अभी नित्या के ये लोब को छू रहे थे, जिस वजह से नित्या की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी फैल गई। नित्या अपने तेजी से धड़कते हुए दिल पर काबू करते हुए धीरे से अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाकर श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी और जैसे ही श्रेष्ठ की नजर नित्या के खूबसूरत और बेदाग चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से बस ब्यूटीफुल ही निकला। वही जब नित्या ने श्रेष्ठ के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि श्रेष्ठ नीरव से कहीं ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। श्रेष्ठ के सामने नीरव कुछ भी नहीं था और इतना हैंडसम बंदा अभी नित्या का हस्बैंड था, जिस पर बेचारी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अपने आगे इतने चार्मिंग इंसान को देखकर नित्या अपने मन में खुद से ही बोलने लगी, होली मोली, ये क्या है? मुझे नहीं पता था कि उस गधे के भाई इतने ज्यादा हॉट और चार्मिंग होंगे। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। पर क्या ये मुझसे नफरत नहीं करते, क्योंकि इन्हें जबरदस्ती मुझसे शादी करनी पड़ी? नित्या ये सब सोचते हुए उसके ख्यालों में गुम हो चुकी थी। तभी उसे श्रेष्ठ की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ शुगर, क्या सोच रही हो? इस पर नित्या बिना कुछ सोचे समझे अपनी पलकों को झपकाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यही कि आप मुझसे नफरत नहीं करते कि मेरी वजह से आपको इस जबरदस्ती के बंधन में बंधना पड़ा? छत्री लीगल वाइफ और फर्स्ट किस। नित्या का ये सवाल सुनकर श्रेष्ठ कुछ सेकंड्स तक नित्या की आंखों में ही देखने लगा और फिर अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सच कहूँ तो मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी नहीं आ रहा, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी ही थी।
मैं बिना अपनी वाइफ के नहीं रहता। वैसे अब हमारी शादी हो चुकी है, फिर ये चाहे मजबूरी में हुई हो या हमारी मर्जी से, पर शादी तो हुई है और इस बात को हम झुठला नहीं सकते, इसीलिए। इतना कहकर श्रेष्ठ अचानक से रुक गया, जिस वजह से नित्या की भौहें सिकुड़ गई और वो अपना पाउट बनाते हुए बोली, इसीलिए। जब श्रेष्ठ ने नित्या का पाउट देखा, उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वो नित्या के उस पाउट की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, डोंट डू दिस शुगर, वरना मैं यही अपना कंट्रोल खोकर तुम्हारे बेहोश होने तक तुम्हें किस करूंगा। श्रेष्ठ नित्या का हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए बोला, इसीलिए मुझे तुम्हें अपनी लीगल वाइफ एक्सेप्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा नहीं जानता, पर मैं हमारे इस रिश्ते को अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जिस पर मेरी वाइफ का हक है, फिर वो चाहे मेरा प्यार ही क्यों ना हो। श्रेष्ठ की ये बात सुनकर नित्या अपनी आंखों को बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी और फिर उसने अपनी आस लगाते हुए उससे पूछा, अंडस्को आप सच में मुझे वो प्यार दोगे जिस पर मेरा हक है? नित्या का ये सवाल सुनकर श्रेष्ठ ने नित्या को उसकी कमर से पकड़ा और अगले ही पल नित्या को उसकी जगह पर से उठाकर उसे अपनी गोद में बिठाया। श्रेष्ठ की इस हरकत से नित्या पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वो आज तक कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। श्रेष्ठ वो पहला इंसान था जो नित्या के करीब आया था और उसे ऐसे छू रहा था। श्रेष्ठ नित्या के होंठों को अपने अंगूठे से सेंशुअल वे में सहलाते हुए बोला, अब भी कोई शक शुगर, I promise from now I will cherish you and every part of your body। श्रेष्ठ की बातें सुनकर नित्या की पूरी बॉडी में जैसे कर्ट सा फैल गया। वही श्रेष्ठ के दिमाग में कुछ आया और उसने नित्या की तरफ देखते हुए उससे पूछा, शुगर मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम नीरव से प्यार? श्रेष्ठ के उसकी बात पूरी करने से पहले ही नित्या अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं उस गधे अंडस्को नीरव से प्यार नहीं करती, वो तो मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अपनी डाउट भरी नजरों से नित्या की तरफ देखते हुए पूछा, पेरेंट्स की वजह से मतलब? क्या उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया था? श्रेष्ठ का सवाल सुनकर नित्या को ये एहसास हो गया कि वो क्या बोल चुकी थी, जिस पर पछताते हुए नित्या ने अपने मन में सोचा, नहीं, अभी मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। आज ही मेरी शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे उन लालची माँ बाप की वजह से इनके मन में मेरे लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, पर इन्हें अंधेरे में रखना भी तो ठीक नहीं होगा। आई नीड टू डू समथिंग। नित्या अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपनी झिझक भरी आवाज में श्रेष्ठ से बोली, उम्मा अंडस्को मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती, सॉरी। नित्या की परेशानी को समझते हुए श्रेष्ठ बोला, इट्स ओके माई स्वीट शुगर, आई ट्रस्ट यू एंड आई विल वेट फॉर यू टू टेल मी एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। श्रेष्ठ ने उस टॉपिक को बदलते हुए नित्या से पूछा, अच्छा तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नफरत करूंगा? इस पर नित्या अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए बोली, वो मेरी शादी आपके भाई के साथ होने वाली थी और शादी के 2 घंटे पहले उसने मुझे रिजेक्ट किया और मैं जानती हूँ कि आपकी फैमिली पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली है और आपकी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आपके डैड ने आपको मुझसे शादी करने के लिए प्रेशराइज किया होगा। श्रेष्ठ जितने गौर से नित्या की बातें सुन रहा था, उतनी ही गौर से उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। वही नित्या अपने नीचे के होंठ को अपने दांतों तले दबाते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, एक्चुअली आई लव रीडिंग नॉवेल्स और मैंने कुछ नॉवेल्स में पढ़ा कि जब किसी लड़के को लड़की से शादी के लिए फोर्स करते हैं तो शादी के बाद वो लड़का उससे नफरत करने लगता है, उसे को मेंटली और को फिजिकली टॉर्चर करने लगता है। नित्या के मुंह से टॉर्चर वाली बात सुनकर 2 सेकंड के लिए श्रेष्ठ की आंखें सर्द हो गई थी, पर वो अपने सर्द भावों को अपनी शैतानी मुस्कान में बदलते हुए बोला, अच्छा तो इसी वजह से तुम्हें लगा कि मैं तुमसे नफरत करूंगा और तुम्हें टॉर्चर करूंगा। उसकी बात सुनकर नित्या ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, जिसे देखकर श्रेष्ठ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई। श्रेष्ठ अपनी उंगलियों से नित्या की चिन को पकड़ते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, जब भी मैं तुमसे बात करूं तुम्हें मेरी आंखों में देखना है शुगर, नीचे या फिर इधर उधर नहीं, समझे? नित्या ने अपना सिर हिलाया, पर तभी श्रेष्ठ अपनी हल्की सी सर्द आवाज में बोला, आंसर मी इन वर्ड्स। नित्या ने झट से जीत में अपना जवाब दिया। श्रेष्ठ नित्या के गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, अब रही नफरत और टॉर्चर की बात तो मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अपनी इतनी प्यारी, खूबसूरत और हॉट वाइफ से नफरत कैसे कर सकता हूँ, पर हाँ तुम्हें टॉर्चर जरूर करूंगा। श्रेष्ठ की ये बात सुनकर नित्या की आंखों में नमी छा गई और उसका दिल जैसे उसे कचोटने लगा। नित्या के डर को समझते हुए श्रेष्ठ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ नित्या से बोला,
मैं तुम पर अपना स्वीट टॉर्चर करूंगा शुगर, जिसे तुम एक बार नहीं बार बार सहना पसंद करोगी। श्रेष्ठ की ये डबल मीनिंग बातें सुनकर नित्या के पेट में जैसे तितलियां सी उड़ने लगी थी और इसी वजह से उसके गाल हल्के से लाल हो चुके थे। श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में उससे पूछा, वैसे यू लव रीडिंग, तो डिड यू हैव रीड अबाउट मैरिड लाइफ? श्रेष्ठ का ये सवाल सुनकर अचानक से नित्या की धड़कनें रुक सी गई और उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, जो बुरा नहीं पर अच्छा था। नित्या श्रेष्ठ को अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए बोली, अंदस को आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर श्रेष्ठ नित्या के एक गाल को अपने होंठों से हल्का सा छूते हुए अपनी सेडक्टिव आवाज में बोला, वेरी इनोसेंट हा शुगर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अंदस को। इससे पहले श्रेष्ठ उसकी बात पूरी कर पाता, नित्या ने अपना हाथ श्रेष्ठ के मुंह पर रखते हुए उसे चुप किया। वही जब श्रेष्ठ को नित्या का हाथ उसके होंठों पर महसूस हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी आग दिखने लगी। श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए वो नित्या से बोला, अरे क्या हुआ? डोंट यू नो इट्स वेरी सीरियस मैटर फॉर कपल। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या उसे अपनी प्यारी सी आंखों से घूरते हुए बोली, आप क्या पहले से ही ऐसे हैं या फिर अब हो गए हैं? इस पर श्रेष्ठ ने कंफ्यूज होते हुए नित्या से पूछा, ऐसे मतलब कैसे बीबी साहिबा? तभी नित्या फिर एक बार अपना पाउट बनाते हुए बोली, बेशर्म। नित्या के मुंह से बेशर्म सुनकर श्रेष्ठ ने नित्या की कमर बहुत जोर से पकड़ी और अभी उसने लहंगा पहना हुआ था, जिस वजह से उसका पेट खुला था। श्रेष्ठ नित्या के खुले पेट को सहलाते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने हस्बैंड को उसके मुंह पर बेशर्म बोल रही हो? वैसे मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी अब तक दिखाई कहाँ है? गेट रेडी शुगर, क्योंकि मैं कितना बेशर्म हूँ ये तुम्हें आज रात को देखने को मिलेगा। आफ्टर ऑल आज हमारी सुहागरात जो है। श्रेष्ठ की ये बात सुनकर नित्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसे ऐसे देखकर श्रेष्ठ से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और उसने नित्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। श्रेष्ठ की इस हरकत से नित्या की पूरी बॉडी सिहर गई थी और उसके पेट में कुछ कुछ होने लगा था। जहां श्रेष्ठ नित्या को किस कर रहा था, वहीं नित्या अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सदमे में जा चुकी थी। अचानक से उसके कानों में श्रेष्ठ की गहरी आवाज पड़ी, किस मी बैक शुगर। इसी के साथ श्रेष्ठ अपनी पूरी शिद्दत के साथ नित्या के होंठों पर अपना प्यार बरसाने लगा और नित्या भी उसकी किस को रिस्पॉन्स दे रही थी, जिस वजह से उनकी ये प्यार भरी सेंशुअल किस वाइल्ड किस में तब्दील हुई और श्रेष्ठ नित्या को जानवरों की तरह चूमने लगा। वही उसका हाथ नित्या की कमर को सहला रहा था और नित्या ने अपना मुंह बंद कर रखा था, जिस वजह से श्रेष्ठ इरिटेट हुआ और उसने नित्या की कमर को पिंच किया। अगले ही पल नित्या ने उसका मुंह खोला और श्रेष्ठ ने उसकी टंग नित्या के मुंह में डाल दी और उसे टेस्ट करने लगा। इस वक्त वो दोनों ही उनकी इंटेंस किस की वजह से बुरी तरह से हॉन्फ रहे थे। नित्या का सिर श्रेष्ठ के मस्क्यूलर सीने पर था और वो नित्या की पीठ सहला रहा था। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरी फर्स्ट किस थी शुगर और मुझे लगता है कि तुम्हारी भी फर्स्ट ही होगी, क्यों? इस पर नित्या ने उसे हाँ में जवाब दिया और श्रेष्ठ नित्या के होंठों पर एक शॉर्ट किस करते हुए बोला, ये भले ही हमारी फर्स्ट किस थी, पर लास्ट नहीं रहेगी क्योंकि अब से ये सिलसिला शुरू रहेगा। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या पूरी की पूरी लाल हो गई थी। वही उसे इतना ब्लश करते हुए देखकर श्रेष्ठ के होंठों पर शैतानी मुस्कान आई और वो नित्या के कान में बोला, अगर एक किस के बाद तुम इतना ब्लश करोगी तो रात में तुम्हारी क्या हालत होगी शुगर, जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा। श्रेष्ठ की ये बात सुनकर नित्या की आंखें तो बड़ी बड़ी हो ही चुकी थी, पर उसका मुंह भी अभी खुला का खुला ही रह गया था। नित्या अपने ख्यालों से बाहर आकर श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे टीस मत करिए ना श्रेष्ठ। जैसे ही नित्या के मुंह से श्रेष्ठ का नाम निकला, वो नित्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, फिर एक बार बोलो। इस पर नित्या कंफ्यूज होते हुए बोली, यही कि आप मुझे टीस मत करो अंडरस्को। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ अपना सिर हिलाते हुए नित्या से बोला, ये नहीं मेरी इनोसेंट शुगर, तुमने अभी अभी फर्स्ट टाइम मेरा नाम लिया है, तो फिर से एक बार लो। तभी नित्या के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आया और वो श्रेष्ठ को अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए बोली, अच्छा मैंने आपका नाम लिया, पर मुझे तो याद नहीं है कि मैंने आपका नाम लिया। नित्या की बात सुनकर श्रेष्ठ कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखने लगा और फिर अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, अपने पति से होशियारी कर रही है आप मिसेज अग्निविंशी और मैं बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। इस पर नित्या एकदम केयर फ्री होते हुए अपने एक अंदाज में श्रेष्ठ से बोली, अच्छा क्या, बट आई डोंट केयर। अचानक से श्रेष्ठ ने नित्या के होंठों पर बाइट किया और फिर उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला,
अभी अभी तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी और बहुत हार्ड वाली पनिशमेंट मिलेगी। जस्ट वेट फॉर टुनाइट शुगर एंड आई प्रॉमिस यू विल गोइंग टू स्क्रीम माई नेम वेरी लाउडली बेबी। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या नर्वस होते हुए अपनी दबी हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोली, मां अंडस्को, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपके साथ अंडस्को। श्रेष्ठ नित्या की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, पर मैं मजाक नहीं कर रहा था। आई एम डैमन श्योर अबाउट इट। नित्या उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाते हुए बोली, प्लीज श्रेष्ठ। इस पर श्रेष्ठ नित्या को अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, यू नो शुगर, आज से पहले मेरा नाम मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद लग रहा है। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या की आंखों में अचानक से आंसू आ गए और उसकी आंखों में आंसू देखकर श्रेष्ठ चौंक गया। श्रेष्ठ ने नित्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, नित्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया जिससे तुम्हें हर्ट हुआ? अगर हाँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर प्लीज रो मत। इस पर नित्या श्रेष्ठ के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मां अंडस्को, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया श्रेष्ठ। वो तो अचानक से मुझे कुछ याद आया जिसके बाद मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल हुआ एंड आई अंडस्को। श्रेष्ठ नित्या को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, इट्स ओके शुगर, और तुम्हें किसी भी वजह से एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बिना किसी झिझक के उसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो तुम मुझसे कह सकती हो। आई विल डू एवरीथिंग हैप्पीली फॉर माई वाइफ। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं श्रेष्ठ। नित्या की बात सुनकर अचानक से श्रेष्ठ के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोला, वो तो मैं हूं ही। श्रेष्ठ नित्या की तरफ झुका और उसके गालों को चूम कर बोला, मैं भले ही दुनिया के लिए कितना ही बुरा क्यों ना बनूं पर तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनकर रहूंगा शुगर, पर मेरा डर्टी माइंड क्या क्या सोचेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। टू बी कंटिन्यूड अंडस्को CH4 लेट मी डू सम बैड थिंग्स विद योर शुगर। जब नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, आप सच में कितने ज्यादा बेशर्म हो श्रेष्ठ। हे भगवान, मैं इतने बेशर्म आदमी को कैसे झेलूंगी। इस पर श्रेष्ठ नित्या के हाथों को उसके चेहरे से हटाकर अपनी शरारत भरी आवाज में बोला, अरे झेलोगी और बहुत प्यार से झेलोगी शुगर। वैसे तुम्हारा पति जैसा तुम्हारे आगे है वैसे सबसे साथ नहीं है। ये सुनकर नित्या एकदम से कंफ्यूज हुई और श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, मतलब? श्रेष्ठ नित्या के कान के पास आया और अपनी गहरी आवाज में उससे बोला, मतलब तुम बहुत जल्दी समझ जाओगी, पर उससे पहले लेट मी किस यू शुगर। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। नित्या ने एक नज़र उस गाड़ी में लगे पार्टीशन की तरफ देखा और फिर अपनी धीमी आवाज में श्रेष्ठ से बोली, श्रेष्ठ, ये क्या हरकत है? हम गाड़ी में हैं और यहाँ आपका ड्राइवर भी है। श्रेष्ठ नित्या की कमर को हल्के से पिंच करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, ड्राइवर आगे बैठा है और गाड़ी में पार्टीशन ऑन है जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। यू नो वॉट शुगर, यू आर लाइक अ ड्रग टू मी। अब मैं ड्रग एडिक्टेड बन चुका हूं तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अभी हम घर जाएंगे और जब तक बची हुई रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ रोमांस भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी लेट मी डू सम बैड थिंग्स विथ यू शुगर। अभी नित्या की सांसें एकदम से भारी हो गई थी और उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी थोड़ी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, श्रेष्ठ अंडस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, श्रेष्ठ नित्या के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसके होठों की तरफ झुकते हुए बोला, शश, एकदम चुप, वरना सिर्फ किस नहीं उससे भी बहुत कुछ करूंगा। श्रेष्ठ की बात सुनकर बेचारी नित्या की आंखें डर और हैरानी की वजह से चौड़ी हो गई और उसने अगले ही पल अपने होठों पर चुप्पी लगा ली। वैसे नित्या अभी भी श्रेष्ठ की गोद में बैठी हुई थी और श्रेष्ठ का हाथ नित्या के हाथ में मौजूद उसके लाल चूड़े को सहला रहा था। श्रेष्ठ नित्या की तरफ झुका और अगले ही पल उसने नित्या के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। नित्या भी श्रेष्ठ को रिस्पॉन्स दे रही थी और उसका एक हाथ इस वक्त श्रेष्ठ के गले में था और उसने अपने दूसरे हाथ से श्रेष्ठ के बालों को पकड़ रखा था। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक से श्रेष्ठ का फोन बजने लगा, जिस वजह से श्रेष्ठ ने नित्या के होठों को छोड़ा और उसके फोन की तरफ देखा जिस पर उसके ड्राइवर का कॉल आ रहा था। श्रेष्ठ उसका फोन अपने हाथ में लेकर बोला, ये सुरेश ड्राइवर मुझे गाड़ी में ही क्यों फोन कर रहा है? श्रेष्ठ ने फोन उठाया और अपनी बॉसी आवाज में बोला, हाँ बोलो सुरेश।
इस पर उसका ड्राइवर अपने डर की वजह से थोड़ा कतराते हुए बोला, सर हम पहुंच गए हैं। श्रेष्ठ ने उसकी गोद में बैठी हुई नित्या की कमर को कसके पकड़ा और अपना सिर हिलाकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, हम। इसी के साथ उसने फोन रख दिया और फिर वो नित्या के गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर उसकी तरफ देखकर बोला, शुगर इधर देखो। श्रेष्ठ के कहे मुताबिक नित्या ने उसकी तरफ देखा और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर बोली, ओह। श्रेष्ठ नित्या के गालों को चूमकर बोला, हम घर पहुंच गए हैं और तुम ऐसी हालत में बाहर सबके सामने जाओगी। अगर ऐसी गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। जब नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। वही श्रेष्ठ ने उसके पास पड़ा हुआ टिश्यू पेपर उठाया और उससे नित्या के होठों पर फैली हुई लिपस्टिक साफ करने लगा। उसने नित्या के बालों को ठीक से सेट किया और उसको प्रेजेंटेबल किया। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर उसके माथे को चूमकर बोला, हम अब ठीक है। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोली, श्रेष्ठ सुनिए। ये सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और वो अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ नित्या से बोला, जी मेरी जान बोलिए। उसके मुंह से अपने लिए जान सुनकर नित्या की पलकें कुछ पलों के लिए श्रेष्ठ की तरफ उठी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसे प्यार से नहीं बुलाया था। अभी नित्या शर्मा रही थी और वो वैसे ही शर्माते हुए श्रेष्ठ से बोली, वो आपके लिप्स पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ये सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर एक नॉटी सी स्माइल आई और वो नित्या की तरफ देखकर बोला, हाँ तो मिटा दो ना। जब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं तो तुम मेरी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकती। इस पर नित्या ने अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, हाँ। श्रेष्ठ ने उसके पास पड़े हुए टिश्यू बॉक्स से उसे कुछ टिश्यू नित्या को दिए और तभी मौका देखकर उसके हाथों को पकड़कर बोला, ये लो और निकाल दो। नित्या ने उसके हाथ से वो टिश्यू लिए और फिर धीरे धीरे श्रेष्ठ के होठों पर लगी हुई लिपस्टिक साफ करने लगी। जहां नित्या का पूरा ध्यान उसके काम में था, वही श्रेष्ठ बिना अपनी पलकें झपकाए बस नित्या को देख रहा था, जो अभी उसकी नजरों की वजह से पिघल रही थी, पर श्रेष्ठ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर बोला, हो गया। नित्या वो यूज किया हुआ टिश्यू गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ फेंकते हुए बोली, हाँ हो गया। अचानक से श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़ा और अपनी काफी सीरियस आवाज में उससे बोला, शुगर बाहर जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। जब उसने श्रेष्ठ की ऐसी आवाज सुनी, वो खुद भी अलर्ट हुई और उसका पूरा ध्यान अभी उसके पति पर ही था। श्रेष्ठ नित्या की आंखों में देखकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, वहां नीरव भी होगा और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा और मेरे कुछ रिलेटिव्स काफी ज्यादा अजीब हैं, तो तुम्हें उन पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी डर हुई आवाज में बोली, आप मेरे साथ हैं ना श्रेष्ठ। नित्या के इस सवाल के बाद श्रेष्ठ ने नित्या के गालों को अपने हाथों में थामा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ शुगर मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर जब जरूरत पड़े तुम्हें भी अपने लिए स्टैंड लेना है। तुम सिर्फ अपने लिए स्टैंड लो और बाकी सब देखने के लिए आई एम ऑलवेज देयर विथ यू बीवी। अभी चलो वरना सब यही आ जाएंगे। इसी के साथ श्रेष्ठ सबसे पहले गाड़ी से बाहर आया और उसके लिए दरवाजा पहले से ही उसके गार्ड में खोल रखा था। श्रेष्ठ के गाड़ी से बाहर आते ही वो गार्ड दूसरी तरफ से जाकर नित्या के लिए भी दरवाजा खोलने वाला था कि तभी श्रेष्ठ अपनी बुलंद आवाज में उस पर थोड़ा चिल्लाकर उसे वहीं रोकते हुए बोला, वेट, मेरी बीवी है ना, तो उससे रिलेटेड सारे वर्क मैं ही करूंगा। मूव बैक नाउ। अभी श्रेष्ठ की आवाज में उसकी पजेसिवनेस काफी हद तक दिखाई दे रही थी। श्रेष्ठ अपने तेज कदमों के साथ दूसरी तरफ आया और उसे देखकर वो बेचारा गार्ड घबरा गया। उसने झट से अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया और वो अपनी डरी सहमी सी आवाज में उससे बोला, सर अंडरस्को सॉरी सर। श्रेष्ठ अपनी तेज नजरों से उसे घूरकर अपनी काफी ठंडी आवाज में बोला, यू शुड बी। नित्या अभी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और गाड़ी के विंडो का कांच लगा हुआ था, जिस वजह से नित्या को बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ का दरवाजा खोला और उसके लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कम शुगर। नित्या ने श्रेष्ठ के हाथ की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में अपना हाथ देकर वो गाड़ी से बाहर आई। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई, श्रेष्ठ ने अपना एक हाथ नित्या की कमर पर लपेट दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने नित्या का एक हाथ पकड़ा। जब वो दोनों साथ आए तभी वहां फटाखे फूटने लगे, आतिशबाजी होने लगी, जिस वजह से नित्या डर गई और उसने श्रेष्ठ के हाथ को थोड़ा कस के पकड़ लिया। जब श्रेष्ठ ने नित्या को ऐसे डरा हुआ देखा, वो नित्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खिंचकर बोला, तुम डर क्यों रही हो शुगर? ये मेरी
श्रेष्ठ अग्निवंशी के वाइफ के वेलकम के लिए हैं। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नज़र उसके आगे मौजूद आलीशान बंगले पर पड़ी, जो किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं था। उस बंगले के आगे अच्छे अच्छे राजमहल धूल खाने लगे। इतना सुंदर और आलीशान बंगला था। वो अभी पूरी तरह से सजा हुआ था और उसे देखकर नित्या की आंखें उस पर से हट नहीं रही थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या की नज़रों का पीछा किया, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और वो बोला, ऐसे क्या देख रही हो शुगर, अब से ये तुम्हारा घर है। टू बी कंटिन्यूड _ Chap 5 यू आर डैम टेस्टी। मैंने अब तक जितनी भी स्टोरी लिखी है उनसे ये काफ़ी अलग होगी और इसके सारे कैरेक्टर्स भी थोड़े डार्क हैं, जो शायद मेरे रीडर्स को अटपटे लगे, पर मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो यहाँ बोल्डनेस ज़्यादा ऐड करने का सोचा है। आई थिंक ये स्टोरी शायद इंटेंस जाएगी, तो जिस किसी को भी इस स्टोरी से प्रॉब्लम है वो मुझे पहले ही कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि एक बार मैं आगे बढ़ गई तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिर आप लोगों को जो स्टोरी में आएगा वही पढ़ना होगा। वैसे मेरे हिसाब से लोगों को बोल्ड स्टोरीज शायद ज़्यादा पसंद है और अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बता दूं कि मुझे पहले ही कमेंट में बता दो कि मैं आगे वैसी स्टोरी लिखूं या नहीं। ग्रीन नोट _ उन दोनों ने अभी घर के एंट्रेंस पर देखा जहां पर बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद थे, जिसमें फैमिली भी थी और साथ ही साथ नित्या और श्रेष्ठ को देखकर वहां कुछ लड़कियों का दिल टूट गया था, क्योंकि उनकी नज़रें श्रेष्ठ पर टिकी हुई थी और अभी वो मैरिड था, जिस वजह से उनका कोई चांस नहीं था। श्रेष्ठ ने नित्या को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसके बाद नित्या श्रेष्ठ के साथ आगे बढ़ी और वो दोनों साथ में मेन डोर पर आए, जहां पर अनिका जी दक्ष जी के साथ खड़ी थी। घर के दहलीज पर उन्होंने प्यारा सा कलश रखा था जिसे नित्या को अपने पैर से गिराना था और घर में आना था। उस कलश के अलावा वहां पर एक मेड के हाथ में कुमकुम के पानी वाला थाल भी था। जब अनिका जी ने नित्या को देखा, उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई और वो नित्या से बोली, आओ बेटा, ये कलश को अपने दाएं पैर से गिराओ और अंदर आओ। श्रेष्ठ भी नित्या का हाथ पकड़कर उसे इनकरेज करते हुए बोला, चलो शुगर। नित्या ने अपना सिर हिलाया और उसने बस अपना दायां पैर हल्का सा उठाया ही था कि तभी उन्हें एक आवाज आई, रुको। जैसे ही उन लोगों ने ये आवाज सुनी, वो घर के अंदर देखने लगे जहां से वो आवाज आई थी। वो आवाज सुनकर नित्या ने अपना पैर जमीन पर रख दिया और उस तरफ देखा जहां अभी एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उन्हें देखकर श्रेष्ठ की आंखें एकदम से प्लेन हो चुकी थी और उसकी मुट्ठियां भी कस चुकी थी। वही श्रेष्ठ के पेरेंट्स के चेहरे पर भी प्लेन एक्सप्रेशन थे, पर वहां कुछ लोग ऐसे थे जो उनको देखकर खुश हो रहे थे। नित्या को पता नहीं था कि वो कौन है जिसने नित्या को रोका था और इसी वजह से उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो नित्या का हाथ थोड़ा प्रोटेक्टिव मैनर में पकड़कर अपनी प्लेन आवाज में ही नित्या से बोला, ये सुमित्रा, मतलब मेरी बुआ दादी हैं, मेरे दादू की दूर की कजिन सिस्टर। ये सुनकर नित्या ने बुआ दादी की तरफ देखा, जो अभी अपनी खा जाने वाली नजरों से कभी नित्या तो कभी श्रेष्ठ और नित्या के आपस में उलझे हुए हाथों को देख रही थी। उन्हें देखकर ही नित्या को उनसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी, जिसका पूरा चेहरा ही अभी एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। जहां उन तीनों, श्रेष्ठ और उसके पेरेंट्स, के चेहरे उतर चुके थे और नित्या भी कंफ्यूज थी, वही नीरव, जो अभी तारिका के साथ खड़ा था, उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ चुकी थी। नीरव के पास खड़ी तारिका ने बुआ दादी की तरफ देखा और अपनी शैतानी स्माइल के साथ नीरव से बोली, वाह आएगा मजा। अब देखना नीरव कि मेरी दादी इस लड़की की कैसे बेइज्जती करती है, और वो भी इतने गेस्ट के आगे। अग्निवंशी खानदान की नई नवेली बड़ी बहू को अब सबके सामने जलील होना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब नीरव ने तारिका की ये बात सुनी, वो तारिका की तरफ देखकर अपनी टेढ़ी स्माइल में बोला, हाँ तुम्हारी दादी तो पूरे मूड में है। इस पर तारिका भी अपना सिर हाँ में हिलाकर नित्या को घूरते हुए नीरव से बोली, हाँ क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी शादी श्रेष्ठ से हो, पर इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं श्रेष्ठ को भी क्या सुझा जो इन्होंने उस गवार बहन जी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। अब नीरव भी तारिका की बातों से सहमत होकर अपना सिर हाँ में हिलाने लगा। तारिका ने अपनी हवस भरी निगाहों से श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोली, शायद श्रेष्ठ ने पेरेंट्स की वजह से शादी के लिए हाँ कहा, पर वो खुद अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे क्योंकि उनकी चॉइस इतनी लो क्लास नहीं होगी। कहाँ अग्निवंशी खानदान के वारिस और अग्निवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ श्रेष्ठ अग्निवंशी, और कहाँ वो मिडिल क्लास नित्या माथुर। उसकी औकात भी है क्या श्रेष्ठ के जूते की धूल जितनी। जब नीरव ने तारिका की बात सुनी, वो अपनी गुस्से भरी आंखों से नित्या को घूरते हुए तारिका से बोला, डोंट वरी तारिका, अभी ये लड़की इस घर में आ गई है ना, तो इसके साथ इतना बुरा होगा जो इसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो तारिका की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम और बुआ दादी यहाँ कितने दिनों के लिए हो? इस पर तारिका नीरव की तरफ देखकर बोली, 1 महीना। जैसे ही नीरव ने तारिका की ये बात सुनी, उसने अचानक से तारिका को उसकी कमर से पकड़ा और झटके से अपनी तरफ खिंचा। नीरव की इस हरकत की वजह से तारिका खुद को बैलेंस नहीं कर पाए और नीरव के पत्थर जैसे सीने से टकराए। वैसे वो दोनों अभी घर के एक कोने में खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे, जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं था। नीरव ने तारिका के उभरे हुए सीने पर अपना एक हाथ रखा और उसे तेजी से प्रेस किया, जिस वजह से तारिका के मुंह से आह निकलने ही वाली थी, पर उसने अपनी आवाज रोकने के लिए अपने हाथों को कसके बंद कर लिया, जिसे देखकर नीरव के होठों पर एक वाहियात सी मुस्कान आई। नीरव फिर से तारिका के सीने को प्रेस करते हुए अपनी डीप आवाज में तारिका से बोला, वाह, फिर इस 1 महीने में हम मिलकर उस नित्या की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे और साथ ही साथ हमारा नाइट फन भी तो है ना। मुझे मेरे बेड पर कंपनी कौन देगा? यू आर डैमन टेस्टी यार बेबी। भले ही शादी मेरे बड़े भाई की हुई है, पर सुहागरात हम दोनों मनाएंगे फिर से। जब तारिका ने नीरव की ये बात सुनी, उसकी आंखों में भी हवस दिखने लगी और वो अपने दांतों तले अपने होठों को दबाते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोली, बिल्कुल पार्टनर अंडरस्कोर्स, मेरा मतलब बैड पार्टनर। ये सुनकर नीरव शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा और नित्या की तरफ देखकर तारिका से बोला, वो भले ही मेरे टेस्ट की नहीं है, पर उसको टेस्ट करने में काफी मजा आएगा। जहां वो मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए मेरा खिलौना बनेगी, वही तुम भाई को अपना बना सकती हो और मुझे नहीं लगता कि भाई उसको अपने करीब भी आने देंगे, फिर फिजिकली क्लोज आना तो बहुत दूर की बात है। इस पर तारिका ने नीरव के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसे अपनी टेढ़ी स्माइल देते हुए बोली, हाँ, वो तो मुझे भी अपने करीब नहीं आने देते और जब उनको टच करने जाती हूँ, वो मुझे काटने को दौड़ते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और इसके बावजूद भी श्रेष्ठ मुझे उनके करीब नहीं आने देते, तो वो उस लड़की को क्या आने देंगे जिसे वो सिर्फ 2 घंटे पहले मिले हैं? नहीं, यहाँ उन दोनों के क्लोज आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ ये दोनों असलियत से परे सपने देख रहे थे, पर इन दोनों को क्या पता था कि श्रेष्ठ कब का उनके इस सपने पर पानी फेर चुका है और वो नित्या के करीब भी बढ़ चुका है। जब नीरव ने तारिका की बात सुनी, उसने तारिका की फ्रंट बॉडी को पूरी तरह से अपने करीब किया, जिस वजह से उनकी बॉडी एक दूसरे से ऐसी चिपक गई जैसे उनमें ग्लू लगा हो और अभी उन दोनों के बीच में हवा के गुजरने तक की भी गैप नहीं थी, उतने क्लोज थे वो दोनों। नीरव तारिका की गर्दन को सुंघते हुए अपनी हुस्की आवाज में बोला, मेरा भाई तुम्हें उसे छूने नहीं देता, इसीलिए तो तुम मेरे पास आती हो ना, ताकि मैं तुमको वैसे छू पाऊं जैसे तुम चाहती हो। अभी भी मुझे तुम्हें उस तरह से छूना है तो चलो। तारिका ने भी अपनी गर्दन हिलाए और फिर उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पर मुझे ये तमाशा देखना है और इसके बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब नीरव गुस्से में आकर तारिका के गले पर काटते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, बट मुझे अभी तुम चाहिए और मैं कंट्रोल नहीं करता और ना करूंगा। इससे पहले तारिका नीरव से कुछ बोल पाती, नीरव तारिका को अपनी बाहों में उठाकर उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वही तारिका ये बात जानती थी कि नीरव खुद कितना बड़ा दरिंदा और जिद्दी लड़का है। नीरव को सिर्फ एक ही चीज समझती थी और वो थी फिजिकल सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा उसे कुछ आता नहीं था और वो ना जाने आज तक कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका था। ये नीरव का शौक था जो वो हर कीमत पर पूरा करता था, फिर वो चाहे उस लड़की की मर्जी से हो या फिर जबरदस्ती से ही क्यों ना हो। टू बी कंटिन्यूड अंडरस्कोर। क्या ड्रामा करने वाली थी बुआ दादी नित्या के गृह प्रवेश के वक्त, और क्या श्रेष्ठ नित्या का साथ देगा या फिर वो चुपचाप खड़े होकर अपनी बीवी को इंसल्ट होते हुए देखता रहेगा।